ये कहानी स्टार्ट होती है 1962 से, जब अमेरिका और रशिया जंग की दहलीज पे खड़े थे। उस वक्त अमेरिका में अफवाहें गर्म थी कि रशिया किसी वक्त भी न्यूक्लियर बम गिरा सकता है, जिसके देखते हुए कई लोगों ने सीक्रेट बंकर्स अपने घर के अंदर बनाना शुरू किए, जिनमें एक साइंटिस्ट डॉक्टर केल्विन भी थे। डॉक्टर केल्विन महीनों के हार्ड वर्क के बाद में एक बंकर अपने लिए बनाते हैं, जो एक एडवांस बंकर होता है। उस बंकर में वो सब सहूलियत होती हैं, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उस दौरान वो सर्वाइव कर सकेंगे। एक दिन केल्विन अपने घर में पार्टी इनवाइट करते हैं और कई सारे अपने दोस्तों को वहां पे बुलाते हैं। जब सब लोग घर में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो उस वक्त टीवी पे अनाउंस, जहाँ पे कैनेडी अनाउंस करते हैं कि वो एक सीक्रेट मिशन रशिया के खिलाफ शुरू करने लगे, जिससे केल्विन डर जाता है और उसको लगता है कि अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली है। इसी डर में सारे गेस्ट को अपने घर से वो रवाना करता है और साथ वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके सीक्रेट बंकर की तरफ चल पड़ता है। टाइम पे एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में होता है, जो टेक्निकल फेलियर की वजह करके केल्विन के घर के ऊपर गिरता है। तब तक केल्विन अपने घर के बंकर में एंटर हो चुका होता है और वो जैसे ही ये धमाका सुनता है तो उसको लगता है कि न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो चुकी है। वो फौरन ही वो डोर सील कर देता है। डोर को सील करते साथ ही वो अपनी बीवी को बताता है कि 35 साल के बाद में अब वो डोर ओपन होगा। बाहर से अथॉरिटीज घर को इंस्पेक्ट करती हैं और उनको लगता है कि केल्विन अपनी बीवी के साथ में उस प्लेन क्रैश में मारा गया। दूसरी तरफ बंकर में दोनों मियां बीवी एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी लाइफ नॉर्मल की तरफ चलना शुरू हो जाती है उसी बंकर के अंदर। बट जो उसकी वाइफ होती है वो परेशान होती है, वो अपने फैमिली रिलेटिव्स के बारे में सोचती रहती है। जैसा कि बताया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो वो एक बच्चे को, अपने बेटे को जन्म देती है। कपल बहुत खुश होता है और वो उस बच्चे का नाम एडम रखता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि उस बंकर के अंदर ऐसी तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं जो उनको 35 साल तक वहाँ पे रह सकेंगे, जैसा कि फिशिंग पॉन्ड वहाँ पे अवेलेबल होता है। वहाँ पे एक मिनी सुपरमार्केट होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी होती हैं और बहुत सी बुक्स और एवरीथिंग जो उनको 35 साल के अंदर ज़रूरत होगी वो सब चीज़ें उस बंकर में मौजूद होती हैं। जैसा कि बहुत सारी बुक्स उधर होती हैं, वो अपने बेटे एडम को हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के बारे में बताता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में उसको होम स्कूलिंग उसकी स्टार्ट कराता है। उधर ही साथ में उसके घर के जो ऊपर जो एरिया होता है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उस घर को उन्होंने डिमोलिश करके ऑलरेडी वहाँ पे एक आइस बार खड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वक्त ऐसे गुजरता रहता है और वो 1975 तक पहुंच जाते हैं, जब एडम 10 साल का हो चुका होता है। वो बच्चा भी यूज्ड हो चुका होता है अपनी इस लाइफ से। उसको लगता है यही जिंदगी है, वो वहीं पे अपने बाप के साथ में, पेरेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन केल्विन अपने बेटे एडम को अपने बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन देता है और उसको स्पोर्ट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कहानी 1995 तक पहुंच जाती है और 1995 में वो अपने बेटे एडम की 33rd बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बंकर 35 इयर्स कंप्लीट होते हैं और वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, जिसको देख के फैमिली बहुत खुश होती है और वो खुशी से डांस करने लगते हैं। वो अपने बेटे को वहीं रोकते हैं और खुद ऊपर जाने का फैसला करते हैं। ऑलरेडी जो उनके घर के ऊपर का हिस्सा होता है वो ऑलरेडी भीख मांगने वालों की माजगा बन चुका होता है। वहाँ सारे भिखारी वहाँ पे रात गुजारा करते हैं और भिखारी रात को वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं। अचानक ही जमीन हिलना शुरू होती है और वो वो सहम से जाते हैं। उनको लगता है कि अर्थक्वेक है, बट उसी लम्हे वो देखते हैं कि केल्विन बेसमेंट से ऊपर आ रहा होता है, जिसको देखते साथ ही एक बेगर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जैसा कि केल्विन को पहले लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियर वार हो चुकी है, इसीलिए वो रेडिएशन सूट पहन के बाहर आता है। केल्विन जब 35 साल के बाद में बाहर आता है तो उसको बाहर का नेबरहुड बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, वो वाला एरिया ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका होता है। केल्विन जल्दी से वापस अपने बंकर की तरफ भागता है और वो आगे अपनी वाइफ और अपने बेटे को बताता है कि बाहर का एरिया अब ब्रीदेबल है, क्योंकि अभी तक वो समझ रहे होते हैं कि वहाँ पे जंग हुई थी, लेकिन वो उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एरिया ऑलरेडी बहुत डिग्रेड हो चुका है, वहाँ पे रहने के काबिल ये वाला एरिया रहा नहीं है, जिसकी वजह करके उनको अभी भी इधर ही अंडरग्राउंड रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि उसकी बीवी 35 साल हो गए वहीं पे रहते, उसी बंकर में रहते हुए फेडअप हो चुकी होती है, तो वो चाहती है कि अब हम उस बंकर से बाहर चले जाएं, चाहे वहाँ पे कुछ भी लाइफ किसी भी तरह। वो चाहती है कि वो अपने बेटे को नॉर्मल जिंदगी गुजारने दे जैसा कि बाकी दुनिया गुजार रही है। बट जैसा कि वो ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, अचानक ही केल्विन को हार्ट अटैक होता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब केल्विन की बीवी चाहती है कि वो अपने बेटे को बाहर भेजे। केल्विन की बीवी डिसाइड करती है कि वो 2 साल के लिए और इसी बंकर में रहेंगे, तो उसकी वजह करके वो अपने बेटे को बाहर भेजती है ताकि वो 2 साल का सामान, ग्रोसरी और काफी चीजें लेके आ सके। और साथ में वो अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर वो अपने लिए अगर लड़की पसंद करना चाहे तो वो कर सकता है। एडम अपना बैग तैयार करता है और वो बंकर से बाहर आ जाता है। एडम जैसे ही बाहर आता है तो उसको नजर आता है वो
बैगर जो एक रात पहले उसके बाप को देख के बेहोश हो गया था। वो बैगर समझता है कि ये कुछ डिवाइन पावर्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं और ये उसको मोर स्ट्रेंथन करेंगी। वो एक अलग ही बिलीव में चला जाता है। एक तरफ बैगर ये सोचा होता है, दूसरी तरफ एडम पहली बार नीले आसमान की तरफ देखता है। वो बाहर की लाइफ से बहुत खुश होता है। उसको डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं, वो जो उसने पहले अपनी जिंदगी में के 35 साल में कभी भी नहीं देखी होंगी। अगले सीन में एडम एक बस के अंदर बैठा होता है, लेकिन वो क्योंकि बस में वो जिंदगी में पहली बार बैठा है तो वो इसको काफी ज्यादा स्केर्ड फील हो रहा होता है कि वो बस मूव कर रही है और उसको अजीब सा लगता है। बस के अंदर वो कुछ इस तरह का बर्ताव करता है कि काफी लोग जो बस के अंदर मौजूद होते हैं उनको अजीब सा लगना शुरू हो जाता है उसका बर्ताव। इवन के जो बस का ड्राइवर होता है वो भी उसको हैरत की निगाह से देखता है। अब एडम एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर पहुंचता है जहाँ वो 2 साल के लिए अपनी सारी चीजें खरीदने के लिए वहाँ पे पहुंचा होता है। वो बचर की दुकान पे जाता है। बचर के सेक्शन में वो अगर कहते हो, बचर उसका ऑर्डर देखते हुए कहता है कि आपका जितना बड़ा ऑर्डर है हम आपको ये घर के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। जैसे ही वो घर का नाम सुनता है उसको याद आता है कि वो तो अपना घर ही भूल चुका है कि उसका घर था कहाँ पे। वो इसी कश्मकश में और इसी टेंशन में वो बाहर घूमता रहता है और अपनी पूरी सिटी के अंदर अपना बंकर ढूंढता है, लेकिन उसको उसका बंकर नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे उसका सारा कैश खत्म होना शुरू हो जाता है। जो उसके पास में पैसे होते हैं वो सारे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। एडम को सामने एक बेसबॉल कार्ड्स की शॉप नजर आती है तो वो सोचता है कि वो अपने बाप के दिए हुए कार्ड्स यहाँ पे सेल कर सकता है। शॉप ओनर को समझ आ जाती है कि बेसबॉल कार्ड्स की वैल्यू एडम को नहीं पता, तो उसके लिए वो उसको चीट करने की कोशिश करता है। शॉपकीपर उसको कहता है कि ये $500 के अंदर वो ये सब कार्ड खरीद लेगा। जैसे ही वो सेल करने लगता है तो उसकी असिस्टेंट आती है और वो उसको कहती है कि ये $500 के कार्ड नहीं है, ये इसकी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। ईवा के एडम को एक नुकसान से बचाती है और वो उसको बताती है कि ये जो $500 में सब कार्ड खरीदने लगे, सिर्फ एक कार्ड की इसकी कीमत $6000 है और वो इतना बड़ा नुकसान करने वाला था। तो साथ में ही वो उस शॉप से रिजाइन करके चली जाती है। वो ईव को देखता है और कहता है कि ये काफी सिंसियर लड़की है, तो वो उसके लिए ईव से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको हॉलीडे इन होटल की तरफ ले जाए क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं जानता, लेकिन ईव रिफ्यूज कर देती है। जिसको देख के एडम उसको ऑफर करता है कि वो उसको 2 कार्ड्स इसके अंदर से देगा अगर वो उसको वहाँ पे लेके जाती है। तो ईव उसकी ऑफर को देखती है और वो उसको होटल में ड्रॉप कर देती है। हॉलीडे इन होटल पे उतरते साथ ही एडम ईव से कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईव सुने बगैर ही चली जाती है। एडम होटल के अंदर चला जाता है और अगले दिन सुबह उसको होटल में एक कॉल रिसीव होती है जो ईव की होती है। ईव उसको कहती है कि तुम होटल में नीचे लॉबी में आ जाओ। वो काफी खुश होता है। वो लॉबी में जैसे ही जाता है तो उसको पता चलता है कि ईव उसके कार्ड्स उसको वापस करने आई है क्योंकि वो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती। एडम ईव की ईमानदारी देख के काफी खुश होता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो फिर ईव को ऑफर करता है जॉब की। वो उसको कहता है कि अगर वो उसकी ग्रोसरी सप्लाई खरीदने में उसकी मदद करेगी तो वो उसको $1000 सैलरी देगा हर वीक। एडम को हर वो चीज खरीदनी होती है जो अपने बंकर में 2 साल तक रख सके और वो ईव को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए कोई लड़की ढूंढे जिससे वो शादी कर सके। कहानी में आगे ईव समंदर के किनारे पे खड़ा होता है और समंदर देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसी एक्साइटमेंट में समंदर के अंदर कूद जाता है और एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। और अगले ही सीन में ईव बेसबॉल गेम देखने जाता है और वो उसको काफी एंजॉय करता है कि उसके बाप ने जिस तरह उसको गेम्स के बारे में बताया था ये एग्जैक्टली वैसे ही है। उस अगले सीन में हम देखें तो एडम बारिश में एंजॉय कर रहा होता है, जो उस जिंदगी में पहली बार वो उस बारिश के पानी को फील करता है। ईव उसको देख के कहती है कि तुम वापस घर के अंदर चलो, लेकिन वो वहाँ पे एंजॉय करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उसी रात को ईव का हेल्पर और ईव उसको एक नाइट क्लब में लेके जाते हैं जहाँ पे वो अपनी वाइफ को ढूंढ सकते हैं। और वहाँ पे सरप्राइजिंगली एडम बहुत सारी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। को देखते हुए ईव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसको क्लब से बाहर लेके जाने की कोशिश करती है। एडम क्लब से बाहर नहीं आना चाहता, जिसको देख के ईव को काफी गुस्सा आता है और वो उसको छोड़ के घर आ जाती है। पीछे ट्रॉय भी उसके पीछे पीछे घर आ जाता है, जहाँ वो ईव को बताता है कि एडम एक गलत लड़की के साथ में कहीं चला गया। इसको सुन के ईव को काफी गुस्सा आता है और वो फौरन ही दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन सामने वो एडम को देखती है। दरवाजे के ऊपर एडम आ चुका होता है। वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और एडम ईव को बताता है कि वो उसने उस लड़की को रिजेक्ट इसीलिए किया कि उसके जहन में सिर्फ ईव ही थी और वो ईव को ही याद करता है। ये सुनते ही वो दोनों प्यार का इजहार करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ एडम ईव को सारी स्टोरी सुनाता है कि वो किस तरह एक बंकर में रहे, 35 साल तक वो वहीं पे रह रहे हैं और क्या क्या स्टोरी पूरी। और वो उसको कहता है कि वो ईव को अपनी वाइफ बनाना चाहता है और वो उसको बंकर में लेके जाना चाहता है। ईव को लगता है कि वो पागल हो गया है और वो उसको वहां से जाने का बोलती है। तो एडम को रास्ते में अचानक ही उसका बंकर मिल जाता है और वो उस बंकर के अंदर चला जाता है। ईव को अभी भी
बंकर वाली स्टोरी पे यकीन नहीं आ रहा होता और वजह से एडम घर में पहुंचता है ईव को बताने के लिए कि उसको अपना बंकर मिल गया है। वो घर में देखता है कि 2 साइकियाट्रिस्ट ऑलरेडी घर के अंदर होते हैं जो ईव ने बुलाए होते हैं उसके लिए। एडम साइकियाट्रिस्ट को देख के वो वहां से भागता है और ईव को चाबी दे देता है। उसको कहता है कि ये चाबी लेके होटल रूम में जाओ और वहां से कार्ड्स बेच के मेरे सारे ड्यूज पे कर देना। ईव अब होटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि डिफरेंट चीजें 1960s की बहुत सारी चीजें वहां पे रखी होती है, जिससे ईव को यकीन आना शुरू हो जाता है कि वाकई एडम सच कह रहा था। ईव को वहां से एडम के बाप के कुछ स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो वो चेक करती है तो वो अभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। इससे उसको एहसास होता है कि एडम का पागल नहीं था और वो वाकई सच बता रहा था, वो उससे झूठ नहीं बोल रहा था। एडम 2 हफ्ते के बाद में अपने घर में एंटर होता है, अपने बंकर में एंटर होता है और वो वहाँ जाके अपने माँ बाप को बताता है कि बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है। दूसरी साइड पे ईव एडम को ढूंढते ढूंढते उसके बंकर के करीब पहुंच जाती है तो वो जैसे ही उसको मिलती है बहुत खुश होता है। एडम अपने बाप से ईव को मिलवाता है और वो कहता है कि आप लोगों को 2 महीने और यहाँ पे वेट करना होगा, तब तक मैं बाहर अरेंजमेंट करूंगा। ईव और एडम मिलके बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाते हैं। एडम अपने माँ बाप को अपने उस नए घर के अंदर लेके आता है और वहाँ वो हंसी खुशी रहना स्टार्ट करते हैं। वहाँ वो अपने बाप को बताता है कि यहाँ कोई एटमी जंग हुई ही नहीं थी, जिसको सुन के उसका बाप बहुत हैरान होता है। कहानी के इख्तिताम पे ईव देख रही होती है कि उसका ससुर अगेन एक कुछ मेजरमेंट्स कर रहा है और वो मेजरमेंट्स इसलिए कर रहा होता है कि वो एक नया बंकर बनाने की तैयारी कर रहा होता है।